जय हिंद साथियों। बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल पर जो 12,199 पदों पर नई भर्ती आई है, उसके लिए साथियों आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा। चलिए आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन सी कृमि है जो त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फीता कृमि। याद रखिएगा, फीता कृमि जो है ये त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो साथियों यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक सामान्य वयस्क पुरुष में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। प्रति 100 ग्राम खून में क्या होता है, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन, जो कि दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब है। 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम खून में कितना हीमोग्लोबिन होता है, तो 14 ग्राम हीमोग्लोबिन। आगे देखिए, आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। आहार नाल सामान्यतः किसमें बड़ा होता है। तो साथियों यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है मांसाहारियों में। देखिए आहार नाल जो है सामान्यतः मांसाहारियों में बड़ा होता है और मानव का जो आहार नाल होता है ये लगभग 25 से लेकर 30 फुट लंबी होती है, जो मुंह से लेकर मलाशय, जिसको गुर्दा भी कहा जाता है, मलाशय या गुर्दे के अंत तक फैला हुआ होता है। तो लंबाई ध्यान रखना है 25 से 30 फुट। आगे देखिए, गाय का दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। और साथियों आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको कॉपी में लिखते जाना है। फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो साथियों गाय के दूध का जो पीला रंग होता है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो याद रखिएगा ये कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और दूध की जो शुद्धता मापी जाती है किस मीटर से, ये भी पूछा जाता है, तो लैक्टोमीटर से। आगे देखिए, बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। याद रखना, डेली दोपहर 3 बजे आपको इस चैनल पर बिहार एसएससी 10+2 एग्ज़ाम के लिए लाइव चैट के साथ प्रैक्टिस सेट की क्लास दी जाती है। तो आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है किसमें, तो याद रखिएगा ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, हार्मोन उपयोगी है। आंसर बताएंगे फटाफट से, हार्मोन किस लिए उपयोगी है। तो साथियों यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, उपापचयी प्रक्रिया हेतु। देखिए हार्मोन जो एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं जैसे वृद्धि हो गया, विकास हो गया, प्रजनन हो गया आदि का नियमन तथा नियंत्रण करता है। तो हार्मोन उपयोगी है किस लिए, उपापचयी प्रक्रिया के लिए। आगे देखिए, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। तो
तो साथियों यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा लगभग 4 से 5 लीटर। याद रखिएगा, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 4 से 5 लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादपों में खाली स्थान होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो पादपों में क्या होता है जो कि पशुओं में नहीं होता है, तो याद रखिएगा सेलुलोज। पादपों में सेलुलोज पाया जाता है जबकि पशुओं में सेलुलोज नहीं होता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। सेलुलोज की बात करें तो ये एक कार्बनिक यौगिक होता है। जल प्रदूषण का कारण क्या है? चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए। जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो साथियों जल प्रदूषण का कारण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि से निकलने वाले पदार्थ, इनमें से सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। देखिए रेशम कीट की बात करें तो ये कीट वर्ग का प्राणी है और रेशम कीट जो होता है वो एक लिंगी होता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि रेशम कीट क्या होता है, एक लिंगी या द्विलिंगी? तो याद रखना है एक लिंगी होता है। और रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा कैटरपिलर से। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। कैटरपिलर की अवस्था में रेशम कीट रेशम प्राप्त करता है। प्राकृतिक मोती क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक मोती एक मोलस्क है। क्या है? मोलस्क। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन में दिया गया है एक मोलस्क। आगे देखिए, स्तनियों में स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। स्तनियों में स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो याद रखिएगा ये मुख से प्रारंभ होता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपने 50 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं। तो मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित यानी ट्रांसमिट होता है, ये किसने बताया था? तो रोनाल्ड रॉस ने। यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, रोनाल्ड रॉस ने। याद रखिएगा। आम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। आम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो साथियों आम का जो खाने योग्य भाग होता है ये मध्यवित्तीय होता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। आम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो अपना भारत में। नागफनी के कांटे हैं रूपांतरित। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। नागफनी का जो कांटा होता है वो किसका रूपांतरित रूप होता है? तो साथियों नागफनी के कांटे रूपांतरित पत्ते होते हैं। क्या होते हैं? रूपांतरित पत्ते। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। नागफनी की बात करें तो यह शुष्क स्थान पर उगने वाले एक प्रमुख पौधा है। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर से। घाव का शीघ्रता से भरना हो जाता है किस विटामिन से? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। घाव का शीघ्रता से भरना हो जाता है किस विटामिन से? तो देखिए घाव के शीघ्रता से भरने में जो विटामिन सहायक होता है वो विटामिन सी होता है और विटामिन के भी होता है, दोनों मददगार होता है। तो अब आपको आंसर करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है कि विटामिन सी और
विटामिन के, दोनों, तो आपको दोनों आंसर करना होगा। बट यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग है, तो इसका जो आंसर होगा विटामिन सी भी होगा और विटामिन के भी होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है यहाँ पर। तो घाव को भरने में दोनों विटामिन सहायक होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन के का क्या होता है, तो फिलोक्विनोन। विटामिन के और क्या करता है, तो रक्त का थक्का बनाकर रक्त के स्राव को रोकने में ये मदद करता है विटामिन के। संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है। चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए। तो संचित खाद्यान्न में क्षति के लिए अन्न में नमी की मात्रा जिम्मेदार है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अन्न में नमी की मात्रा। त्वचा में अतिरिक्त रंजनक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतः किससे। चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। त्वचा में अतिरिक्त रंजनक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतः किससे। तो याद रखिएगा ये होता है विटामिनों के कारण। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। टाइफाइड जो है जीवन के लिए एक खतरनाक रोग है जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यानी कि टाइफाइड जो है जीवाणु जनित रोग है और इसका संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है, तो याद रखिएगा टीकाकृत होना। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः होते हैं। चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों 5 वर्ष की अवस्था में किसी बच्चे को सामान्यतः 20 दांत होते हैं। कितने होते हैं, तो 20 दांत होते हैं। और वयस्क व्यक्तियों में इनकी संख्या 16 जोड़ी यानी कि 32 होती है। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन फर्न। याद रखिएगा फर्न एक अपुष्पक पौधा है। चलिए आगे देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो याद रखिएगा ये 120/80 होता है। याद रखिएगा। और रक्तचाप को मापने वाला यंत्र जो होता है वो क्या होता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है। चलिए 23 के लिए आंसर कीजिए। मानव शरीर में रक्त का जो थक्का है वो किस विटामिन से जमता है, तो याद रखिएगा विटामिन के से जमता है। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और विटामिन के की बात करें तो याद रखिएगा ये वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन के, विटामिन डी भी वसा में घुलनशील है, विटामिन ई भी, बट विटामिन सी और विटामिन बी ये जल में घुलनशील होते हैं। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए। और देखिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली दोपहर 3 बजे से। तो बीसीजी का टीका जो है नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए, तो बीसीजी का टीका नवजात शिशु को 7 दिन के भीतर लगना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन 7 दिन के भीतर। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो यहाँ पर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए जीवाणु पादप कोशिका पूछा गया, जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो कोशिका भित्ति के कारण। देखिए जीवाणु और वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर
निर्जीव पारगम्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। और कोशिका भित्ति जो है याद रखिएगा जीवाणु और वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे पादप कोशिका दिया गया है और जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति किस में होती है? तो जीवाणु और वनस्पति कोशिका यानी पादप कोशिका में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? चलिए 27 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से आप सभी। तो प्यारे साथियों, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है याद रखिएगा ये कितनी होती है? तो 46, और जोड़ा में पूछा जाए तो 23। यहाँ पे संख्या में पूछा गया है तो दूसरा ऑप्शन होगा। किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो याद रखिएगा लैक्टिक एसिड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है, इसे भी ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए। मानव शरीर में ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो किसके माध्यम से होती है? तो यहाँ पर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, जिसे आरबीसी भी कहा जाता है, लाल रक्त कोशिका को, और इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है आरबीसी का तो याद रखिएगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट आरबीसी का क्या है? साइंटिफिक नेम है। और डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? ल्यूकोसाइट। दोनों को ध्यान रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बहुत ही सिंपल है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी कि यकृत है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस जो है ये किस पदार्थ का बना होता है? तो कांच का बना होता है। हरित गृह जिसे ग्रीन हाउस भी कहा जाता है, इसे ग्लास हाउस भी कहा जाता है, जहाँ पौधे उगाए जाते हैं और ये कांच के बने होते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो साथियों, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा यकृत में पित्त का निर्माण होता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मियादी बुखार जिसको टाइफाइड भी कहा जाता है, इसमें शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? चलिए 34 के लिए आंसर कीजिए। देखिए मियादी बुखार को ही टाइफाइड कहा जाता है और इसमें शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला जो अंग है ये कौन सा है? तो ये आंत है। कौन सा है? आंत है, याद रखिएगा। और एक बीमारी है पीलिया। तो पूछा जाता है पीलिया रोग होने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है, और टाइफाइड होने से आंत प्रभावित होता है, और निमोनिया होने से फेफड़ा प्रभावित होता है। सभी को ध्यान रखें। शरीर में रुधिर का भंडार है, यानी शरीर में रुधिर का भंडार कहाँ पर होता है, जिसे रक्त बैंक भी कहा जाता है? तो ये होता है तिल्ली, जिसे प्लीहा के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। तो मानव शरीर में जो हृदय की धड़कन है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो याद रखिएगा 70 से 72 बार। मनुष्य के शरीर में
कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो प्यारे साथियों, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है 206 होती है। याद रखिएगा, एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है, किंतु जब शिशु जन्म लेता है उस समय की बात करें तो उस समय 229 हड्डियां होती है, जो कि धीरे धीरे बड़े होने पर कम होकर 206 पर आ जाती है। चलिए आगे देखिए, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो साथियों, कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये है दूसरा ऑप्शन विटामिन सी। ये दूध में नहीं पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो सही जवाब है 46, जोड़ा में 23। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो प्यारे साथियों, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन डी प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, वर्णांधता रोग है, जो कि क्या होता है? तो वंशानुगत होता है। इसमें व्यक्ति को लाल तथा हरे रंग में अंतर नहीं पता चलता है वर्णांधता में। जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? यहाँ पे जेनर का मतलब है एडवर्ड जेनर। तो देखिए, एडवर्ड जेनर अंग्रेज कार्य चिकित्सक तथा चेचक के टीके के आविष्कारक थे और जेनर को अक्सर इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है, इन्होंने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? तो याद रखिएगा, चेचक के टीके की खोज की थी। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो प्यारे साथियों, हल्दी जो है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो याद रखिएगा, फल से। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका, सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा गया? हल्दी। तो ये तना से प्राप्त होता है, ना कि फल से। हल्दी भारतीय वनस्पति है और इसका पौधा जो होता है 5 से 6 फुट तक लंबा होता है और हल्दी पौधे के तने भाग से प्राप्त होता है। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? देखिए, एड्स का फुल फॉर्म पूछे तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और ये जो है HIV वायरस से होने वाला रोग है। और एड्स जो फैलता है किससे? तो वायरस से फैलता है। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों, पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो साथियों, मानव का जो मस्तिष्क होता है लगभग 1400 ग्राम का होता है। तो लगभग में देखिए 1350 दिया गया है आसपास में, तो यही आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, किस पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त होते हैं? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सिनकोना। सिनकोना एक सदाबहार पादप है जो झाड़ी अथवा ऊंचे वृक्ष के रूप में उपजता है और इसकी छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। सिनकोना के पौधे से। हैजा का क्या कारण है? तो साथियों, हैजा का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, जीवाणु। जीवाणु के कारण होता है हैजा। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो साथियों, मानव शरीर के लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, यूरो सेकंड नामर्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यूरो सेकंड जो है नामर्स, ये प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रदूषण नियंत्रण। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने जीव विज्ञान से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है।
तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए इस 50 प्रश्न में से। और सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को लाइक करके और सेशन को शेयर करना ना भूलें।